हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन गुप्ता स्टडी 91 चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर काफ़ी दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैं मौर्य साम्राज्य के ऊपर वीडियो बनाऊं। काफ़ी लोगों को रिप्लाई करते करते मैं थक गया था एकदम से कि थोड़े दिन लगेंगे, मुझे टाइम लगेंगे बनाने में, लेकिन फिर भी आज मैसेज आया मुझे कल एक लोग का, तो मुझे लगा कि यार मुझे बना देना चाहिए। तो फिर ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ टॉपिक। ठीक है, आज हम पूरा डिटेल से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने मगध के पूरे वंश को कंप्लीट किया था, मतलब मगध वंश की स्थापना कैसे होती है, कैसे मगध फैलता है, सारे जो और 16 महाजनपद होते हैं वो एक दूसरे से कैसे मिलते चले जाते हैं, और लास्ट में आके मगध इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो भारत का मुक्तिदाता मौर्य वंश को कहा जाता था। यानी आपको यहाँ मुक्तिदाता देखकर कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा होगा कि ऐसा क्यों कहा गया। यानी उस समय लोग क्या रहे होंगे, उसके पहले के जो राजा रहे होंगे उनसे लोग त्रस्त रहे होंगे, शायद इसीलिए बोला गया कि भारत का मुक्तिदाता है कौन? मौर्य वंश। यानी मौर्य वंश आके अच्छा काम करेगा, यानी इसके पहले बुरा काम होता था, या फिर ऐसे राजा होते थे जो बिल्कुल से कट्टर होते थे, जनता का ध्यान नहीं रखते थे, जनता के लिए कोई कार्य नहीं करते थे। तो अभी मौर्य वंश आके उन लोगों का उद्धार करेगा। तो हम लोग हर चीज़ को ना, आपको तो पता है कि मैं एकदम डीप स्टडी करके लेके चलता हूँ, आपको डीपली लेके चलूंगा, सारी चीज़ों का रीजन बताऊंगा, तो एकदम ढंग से इस चीज़ को देखेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, सारा सारा कुछ। ठीक है, तो मौर्य वंश की जो स्थापना करता है वो कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका टाइम पीरियड 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने कुछ किताबों से पढ़ा होगा कि 223 बीसी है, 221 बीसी है, लेकिन मैं जो डेटा देता हूँ ये मैं वो डेटा देता हूँ जो एग्जाम में सही हो। किताबों में क्या सही है ये मैटर नहीं करता, आप क्या सही करोगे जिससे आपको सही नंबर मिलेगा, ये सही मैटर करता है। ठीक है, तो जो मैं लिखता हूँ उससे आप भरोसा किया करिए मेरे ऊपर कि मैं जो कुछ भी लिखा हूँ सही लिखा हूँ, और अगर कुछ गलती से फ्लो में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। आज पता है, जब मैं इसका नोट्स तैयार कर रहा था तो मैं नोट्स तैयार करने के लिए 5-6 किताबों का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे जब मैंने 5-6 किताबों को पढ़ना शुरू किया ना, तो सारी किताबों में क्या दिया हुआ, सीधा मौर्य आया और सीधे मौर्य की कहानी शुरू कर दिया, 2-3 लाइन बाद सिकंदर सेल्यूकस का युद्ध। ठीक है, तो हम मुझे लगा यार ये क्या है। अगर इसी यही वजह है शायद कि विद्यार्थियों को चीज़ें याद नहीं हो पाती। हम पढ़ा रहे हैं मौर्य वंश के बारे में, मैं शुरू कर दूं, सेल्यूकस की कहानी है, सेल्यूकस से कैसे युद्ध होता है, हेलेना से शादी हो गई, ये क्या मतलब है? ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि पहले आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लो, भारत की स्थिति के बारे में जान लो, और फिर देखते हैं कि कैसे लड़ाई होती है। लड़ाई का यार माहौल होता है, तो जब आप माहौल से पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद होंगी। सबसे पहले बात करते हैं मौर्यों की उत्पत्ति से, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। देखिए, ब्राह्मण साहित्य में लिखा हुआ, ब्राह्मण साहित्य मतलब ब्राह्मण द्वारा जो रचित साहित्य है, जैसे पुराण, तो पुराणों में मौर्य को शूद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? शूद्र। और मुद्रा राक्षस एक किताब है जिसकी रचना की हुई है विशाख दत्त ने, उन्होंने भी मौर्य को क्या बताया है? शूद्र बताया है। यहाँ तक कि विष्णु पुराण में भी इनको शूद्र कहा गया है। ठीक है, और विष्णु पुराण के ऊपर जो भी टीकाएं लिखी हैं उसमें भी इनको शूद्र कहा गया है। कई जगह तो मुद्रा राक्षस में एक जगह वर्णन मिलता है कि जो घनानंद था वो खुद ही शूद्र था। घनानंद मतलब नंदवंश का अंतिम राजा, ये भी शूद्र था, और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था मूरा, और उसी से ये चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी शूद्र है, ऐसा कहाँ लिखा है? मुद्रा राक्षस में, और उसकी रचना कौन किया है? विशाख दत्त ने। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, तो ये आपको ध्यान देना है, विशाख दत्त। ठीक है, इसके अलावा एक किताब है बृहत कथा मंजरी। ठीक है, इसमें भी इसको शूद्र माना गया है, इसको लिखे हैं क्षेमेंद्र, और एक कथा सरित सागर, इसको लिखे हैं सोमदेव, इसमें भी जो है शूद्र माना गया। तो बात आती है यार कि हम याद कैसे करें। देखिए, जितने भी हिंदू साहित्य हैं, हिंदू ग्रंथ हैं, उन सभी में मौर्य को शूद्र माना गया। एक लाइन की बात, चाहे वो बृहत कथा मंजरी हो, चाहे वो कथा सरित सागर हो, चाहे वो मुद्रा राक्षस हो, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे वो पुराण हो, हर जगह पे मौर्यों को क्या माना गया? शूद्र। एक लाइन की बात, ये आप ठोस ठोस अपने दिमाग में डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद कुछ बौद्ध स्रोत हैं और कुछ जैन स्रोत हैं। स्रोत मतलब कि जहाँ बौद्ध ऐसे ग्रंथ जिससे बौद्ध ग्रंथ जिससे हमें मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि क्षत्रिय हैं, जैन वाले भी कहते हैं कि क्षत्रिय हैं।
एक किताब है बौद्ध ग्रंथ की, इसका नाम है दिव्यवदान, ठीक है ना। दिव्यवदान में बिंदुसार और अशोक दोनों का वर्णन मिलता है और दोनों को कहा गया कि ये क्षत्रिय हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों क्षत्रिय हैं तो इनके बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो अगर ये क्षत्रिय हैं तो जाहिर सी बात चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय होंगे, ठीक है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली कहा। और जैन स्रोतों के अनुसार भी पता चला कि ये क्षत्रिय हैं। कैसे पता चला? हेमचंद्र ने एक किताब लिखा परिशिष्ट पर्वंत, ये भी क्वेश्चन आता है। ये मैं जितना किताब लिखा हुआ ना, देखिए, चाहे कथा बृहत कथा मंजरी हो, कथा सरित सागर हो, ये कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि सर यूपीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यार देखिए, कोई चीज़ अलग से नहीं आ जाती है, इतिहास वही है। डिपेंड करता है आप क्या पढ़ते हैं। अगर आप डीप स्टडी करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सिविल लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आप थोड़ा सा और कम स्टडी करेंगे तो एसएससी और ऊपर, यूपी ट्रिपल एससी और ऊपर, एसएससी सीएचएसएल, तो ऐसे करते करते आप ऊपर चलते चले जाएंगे। तो मतलब ठीक है, तो ये होता है। तो अगर आप डीप स्टडी करें तो डीप माने किस बात का डीप? डीप माने पूछ देगा परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन है, हेमचंद्र। अब जो इतना डीप जानता होगा वही करेगा, ठीक है। और राष्ट्रीय चिन्ह का मतलब क्या है दोस्तों? कि उनका राजकीय चिन्ह, उनका अपना जो राजकीय चिन्ह था उससे बात हो रही है, ठीक है ना। तो उनका राजकीय चिन्ह क्या था? वो मोर था। और परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है कि मौर्य जो थे वो मोर पालने वाले एक मुखिया का लड़का था, ठीक है। ये जो राजकीय चिन्ह के बारे में बताता है, ये कौन बताया है? सबसे पहले ग्रुन वेडल ने मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर बताया, ठीक है ना, यानी मयूर बताया। और सब सर्वाधिक मान्य मत भी हमारे पास यही है। हम, अच्छा, कोई पूछे कि आप क्या मानेंगे, आप चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानेंगे या शूद्र मानेंगे, तो आपको क्या मानना है? क्षत्रिय मानना है। क्यों? क्योंकि सबसे प्रभावित मत यही है, सबसे जो मान्यता जिस मत को मिली है वो यही है कि वो क्या है? क्षत्रिय थे, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना है। आगे बढ़ें, ठीक है। अब आप इसके पीछे बिल्कुल मत जाएगा क्यों हम शूद्र नहीं मानेंगे। आपके क्वेश्चन में आएगा कि वो शूद्र है कि नहीं है, तो आप वहाँ पे अपनी बातों को रखिएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के कुछ स्रोत। अच्छा, मान लीजिए, चलो जाति तो हमको पता चल गई, ठीक है, हमने जाति के ऊपर बहस कर लिया कि वो क्षत्रिय थे या शूद्र थे। ये बताओ कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो पहली बात तो अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? चाणक्य ने। इंडिका से मिलती है। इंडिका की रचना किसने किया है? मेगस्थनीज ने। रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, ठीक है। हालांकि ये अभिलेख बाद में आए, लेकिन इसमें भी उनका वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस मैंने बता दिया, विशाख दत्त। अशोक के अभिलेख से भी मिलता है, बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से, पुराणों से। इसके अलावा जस्टिन, प्लूटार्क, एरियन जैसे महान विद्वान भी इसके बारे में अपना अपना मत देते हैं। तो ये हमारे स्रोत हैं जहाँ से हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य के जानकारी के बारे में, ठीक है। आइए बात करते हैं पहले सामाजिक स्थिति में कि जिस समय मौर्य आने वाले थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आया भारत में, आया क्या, कहीं बाहर से तो आया नहीं है, यहीं पता, मतलब वो उसका नाम मिलता है जब से। तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, मैं आपको लेके चलता हूँ 323 बीसी में। दोस्तों, अगर आपने हमारा सिकंदर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले सिकंदर वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद भी देख सकते हैं आप, और अगर देख लिया तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो सिकंदर ने जब भारत में हमला किया, भारत से लौट कर जाता है, तो 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में, ठीक है ना। तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके जो सेनापति होते हैं, हमने आपको वहीं बता दिया था दो सेनापति के बारे में, एक सेल्यूकस, एक निर्याकस, ठीक है। तो जो और भी सेनापति रहते हैं, क्योंकि भाई वो विश्व विजय की चाहत रखता था, तो बड़ी सेना थी। अब बड़ी सेना के लिए एक सेनापति तो होगा नहीं, बहुत सारे सेनापति होंगे। जैसे हमारे यहाँ ही देख लो, 3 सेनापति होते हैं, जल सेना के अलग हैं, थल सेना के अलग हैं, और वायु सेना के अलग हैं, ठीक है ना। और सरोज सेनापति तो राष्ट्रपति, ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ भी होता था। तो राज्यों के बंटवारे के लिए सेनापतियों में आपस में लड़ाई हो गई। और जब आपस में लड़ाई हो गई तो इन्होंने एक संधि किया, जिसको बोलते हैं बेबीलोन की संधि, क्योंकि ये बेबीलोन में था तो इसलिए संधि बेबीलोन की। आगे चल के 321 बीसी में फिर एक संधि होती है, ट्रिपरैंडिस की संधि। तो अभी तक तो नहीं आया है किसी छोटे एग्जाम में, लेकिन अगर बढ़िया पेपर बनेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिपरैंडिस की संधि किसके बीच हुई थी। तो जो अकबर जो सेनापति थे सिकंदर के, उनके बीच में, ठीक है। आइए मगध की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये क्यों बताया, देखिए, सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर हमला किया और उनको विजित कर लिया था। भाई राजा पोरस से लड़ाई करके आया तो वहाँ तक का क्षेत्र तो जीत लिया था ना, यानी सिंध वगैरह तो उसके अंडर में आ गए थे। तो अगर उतने क्षेत्र में हम कब्जा कर लिया था तो बाकी भारत की भी स्थिति देख लें, क्योंकि इन्हीं सबको जीत के तो मगध और बड़ा बनेगा और विशाल बनेगा। तो हमको ये पता रहना चाहिए। तो मगध की स्थिति के बारे में, मगध का राजा उसमें घनानंद था, जिसके घोर अत्याचार से जनता एकदम त्रस्ती, एकदम परेशान थी। इसका पाप का घड़ा भर चुका था, ठीक है। अब बताइए, आगे बात करते हैं चाणक्य की।
तो जैसे मूवी होती है ना, एकदम एक एक कैरेक्टर आता जाता है, एक एक कैरेक्टर चलता जाता है, ठीक है ना। अच्छा, घनानंद देखिए नंद वंश का आखिरी शासक है। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंदी ने किया था, ठीक है। वो सारा चीज़ आपको याद होगा। घनानंद यहाँ पे नंद वंश का आखिरी शासक है। आइए, ये इनके पिता थे महर्षि चड़क। कौन थे? महर्षि चड़क। और अपने पिता से मेल जोल खाते इनका नाम है चाणक्य, ठीक है ना। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। कई लोग देखिए एग्जाम में आता है तो कई लोग कौटिल्य मार देते, नहीं, कौटिल्य आप नहीं टिक करोगे, इनके बचपन का नाम आप विष्णुगुप्त टिक करोगे। क्या करोगे? यही से देखिए पॉइंट होता है दोस्तों, जो आप एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो इनके बचपन का जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। आगे चल के इनको कौटिल्य कहा गया। कौटिल्य का अर्थ क्या होता है? कौटिल्य मतलब कुटिल बुद्धि वाला, मतलब बुद्धि का तेज, पांडित्य, ठीक है ना। इसके लिए उनको कौटिल्य कहा गया। और भी बहुत सारे नाम मिलते हैं। इनका नाम था अंशुल, अंशु, अंगुल, वात्सायन, कात्यायन, ये सब उनका नाम है। तो आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। पुराणों में कौटिल्य को या चाणक्य को द्विजर्षव कहा गया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। एक उपाधि दिया जाता है भारत की मैकियावेली। क्यों कहा जाता है और किसको कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। और इन्होंने क्या लिखा? अर्थशास्त्र की रचना की थी। पूछता है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? इकोनॉमिक्स पर, राजनीति पर, ठीक ना, इतिहास पर, भूगोल पर। तो क्या आपका उत्तर होगा? राजनीति पर। इसमें राजनीति और प्रशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और यह कुल 15 खंड में बटा हुआ है, यानी 15 अधिकरण हैं इसके, 180 संस्करण प्रकरण हैं और 6000 श्लोकों सहित हैं, ठीक है ना। 6000 श्लोक इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, ठीक ना। 7 सिद्धांतों, मतलब एक राजा या एक देश को किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, वो सप्तांग सिद्धांत में बताए गए हैं। और ये तक्षशिला के एक आचार्य थे। कौन? चाणक्य। तो ये रही थोड़ा सा ओवरव्यू चाणक्य के बारे में। अब देखते हैं कि इन्होंने अर्थशास्त्र में क्या कहा है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी शुरू करते हैं। तो अर्थशास्त्र में कुछ वर्णन मिलता है क्वेश्चन का, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब पूछता है कि गूढ़ पुरुष को क्या कहा जाता था, तो गूढ़ पुरुष पहली बात तो गुप्तचर थे। और इनको कहा, इनके डिपार्टमेंट को, इनके विभाग को कहा जाता था महामात्यप सर्प। सर्प है दोस्तों लास्ट में, सर्प। तो आप सर्प याद करो, सर्प हमेशा गुप्त जगहों पे रहते हैं। तो आपको क्या याद करना है? सर्प से याद हो जाएगा गुप्तचर, ठीक है ना। तो महामात्यप सर्प, मात्य प सर्प, ठीक है ना, याद रखिएगा। जहाज रानी का वर्णन भी सबसे पहले कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। शूद्रों का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में, और कहा गया कि यही आगे चल के आर्य कहलाएं, ठीक है। दास प्रथा के 9 प्रकार दिया गया है, जिसमें जो अस्थायी दास थे उनको अहितक बोला जाता था, ठीक है। और भू राजस्व उस जमाने में 1/6 लिया जाता था। ये एक स्टैंडर्ड माप था, यूनिट था, 1/6, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। तो ये अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब हम चलते हैं बात करने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो अभी आपको पता चल गया कि कौटिल्य कौन है, चाणक्य कौन है, और भारत की स्थिति कैसी है, और सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले होता यह है कि घनानंद के राज दरबार में चाणक्य रहा करते थे, ठीक है। किसी वजह से घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया। ये बात चाणक्य को बुरी लगी और चाणक्य ने उसे समूल नष्ट करने का प्रण लिया, ठीक है। अब क्योंकि चाणक्य ब्राह्मण थे, तो आपने सीरियल देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसमें दिखाता है कि जब इनको अपमानित करके भगाया जाता है तो फिर चाणक्य वहाँ से निकलते हैं और एक सर पे एक चोटी धारण करते हैं कि मैं अपनी चोटी तब तक नहीं कटाऊंगा जब तक पूरा घनानंद यानी पूरे नंद वंश का विनाश नहीं कर देता। तो ये प्रण लेकर चलते हैं आगे, टेंशन में जाते रहते हैं और पहुँचते हैं विंध्याचल के जंगल में। विंध्याचल की पहाड़ियों के जब जंगल में पहुँचते हैं तो यहाँ इनको राजकीलम नामक एक खेल खेलते हुए एक बालक दिखता है। उसके खेल से बड़ा प्रभावित होते हैं और उस खेल में जो बालक रहता है वही रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो कई जगह जो वर्णन मिला है कि घनानंद का लड़का था, ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर घनानंद का लड़का होता तो फिर वो अपने पिताजी के खिलाफ क्यों जाता, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो क्योंकि अन्य वैज्ञानिक अन्य लोगों का मत है तो हमको पढ़ना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, 1000 करसा पड़ दे करके उसे खरीद लिया। अब एक बात यहाँ से और सिद्ध हो जाती है कि अगर वो क्षत्रिय होता तो क्षत्रियों को कोई खरीद नहीं सकता है। भाई अगर कोई क्षत्रिय वीडियो देख रहा होगा तो क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको खरीद सकता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं कर सकता। ऐसा कर लेगा तो फिर उसकी जान चली जाएगी, ठीक है। तो उसको कोई खरीद नहीं सकता, इसका मतलब ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्षत्रिय को कोई खरीद नहीं सकता, यानी जाहिर सी बात है कि यह क्या रहा होगा, निम्न कोटि का रहा होगा। शूद्र है कि नहीं है ये बात का मैटर है, लेकिन ये निम्न कोटि का या निम्न जाति का था। तो 1000 करसापड़ में से खरीद लिया चाणक्य ने और उसे लेकर कहाँ आते हैं, तक्षशिला। तक्षशिला में लाकर उसे 7-8 साल तक शिक्षा देते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का शिक्षा, राजनीति का,
लड़ाई का, सैन्य व्यवस्था, सारी चीज़ों की शिक्षा देते हैं और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य तैयार होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, अभी हम देख लेते हैं, एग्जाम में पूछता है। यूनानी ग्रंथ में इसके 3 नामों का वर्णन मिलता है यूनानी ग्रंथ में, ठीक है। एक मिलता है सैंड्रोकोट्स, ठीक है, एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोप्टस, कोप्ट्स, ठीक है ना। यहाँ कोट है, यहाँ आधा प लग गया है, ठीक है ना, कोप्ट्स, ठीक है ना। तो ये सैंड्रोकोट्स कौन कौन मानता है? स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन, ये मानते हैं सैंड्रोकोट्स के बारे में, ठीक है। और एपियानस और प्लूटार्क मानते हैं सैंड्रोकोट्स के बारे में, एंड्रोकोट्स के बारे में। और निरियाकस ये मानता है सैंड्रोकोप्ट्स के बारे में। तो ये आपको ध्यान देना है, ये इन लोगों का नाम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अभी पीसेस वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो कुछ तरीका मैं आपको देना चाहूँगा कि एक तरीका जो आप याद कर सकते हैं। देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, सैंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोप्ट्स। यहाँ आधा प लगा है दोस्तों, क्या लगा? आधा प लगा है, दिख रहा है आपको वीडियो में, ये आधा प लगा है, ठीक है। लेकिन प वाले के साथ मुझे प को नहीं ले जाना। देखिए यहाँ प लगाना है सैंड्रोकोप्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ कोई भी प वाला नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? निरियाकस, तो निरियाकस को आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो 2 लोग तो कट गए। देखिए प से न तो प्लूटार्क होगा न तो एपियानस होगा। जिसके भी नाम में प है वो कभी भी यहाँ नहीं होगा। वो कहाँ होगा? तो वो विपरीत जगह होगा, ठीक है ना। अभी वो यहाँ फिलहाल नहीं होगा, तो आपको यह ध्यान देना है। बचता कौन है? ये स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। तो हमको ये नहीं, ये बिल्कुल अकेला आदमी है। कोप्ट्स में निरियाकस, तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा। और स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन, इसके बारे में थोड़ा देखिए। जस्टिन के बारे में एक बात बता दूं आपको, जस्टिन ने ये भी कहा था कि सिकंदर जो है मौर्य से मिला था, मतलब इन दोनों की मुलाकात हुई थी। ऐसी बात कौन बोला था? जस्टिन ने बोला था, ठीक है ना। तो जस्टिन, एरियन और स्ट्रैबो, ये 3 लोगों ने कोट्स को मानते हैं। और एंड्रो वाला जो है, ए से एंड्रो, ए से एपियन, तो एपियन बड़ा नाम है, बड़ा से बड़ा आ गया, लेकिन छोटा वाला यहाँ नहीं रहेगा, एरियन ऊपर रहेगा। और प्लूटार्क, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप टेक्निक बना लीजिए याद करने की, जैसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आगे चल के 1793 ईस्वी में यहाँ आई, ये एकदम नज़दीक जब अंग्रेजों का शासन आ गया तब, ठीक है। यहाँ पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं सर विलियम जोन्स। और वो मान्यता देते हैं किसको? कि इसको सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता था। हालांकि उन तीनों नामों की मान्यता देते हैं, लेकिन जो विशेष चूजिंग करते हैं वो किसको चूज करते हैं? सैंड्रोकोट्स को, ठीक है। तो ये हमने उसका कुछ नाम भी देख लिया। अब आगे थोड़ा सा है दोस्तों, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि और इसने कैसे लड़ाई करता है, क्यों होता है लड़ाई, ये सारी चीज़ें। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पराजय कैसी? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया ना, बड़े जोश में 6-7 साल तैयारी किया था, एकदम जोश में था। तुरंत जाएंगे, घनानंद को पलट देंगे, तुरंत मारपीट के खत्म कर देंगे। सीधे हमला कर दिया कहाँ पे? मगध में। और जैसे हमला किया मगध में, मगध शक्तिशाली राज्य था, और फिर क्या हो गया? उसकी हार हो गई, उसकी पराजय हो गई, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है, इसके पराजय की। जैन ग्रंथ में भी इसका वर्णन मिलता है। बौद्ध के महाबोधिवंश एक ग्रंथ है, और यहाँ परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद कृति, ठीक है, दोनों जगह इसका वर्णन मिलता है। दोनों में एक कहानी फेमस है, मैं आपको थोड़ी बताता हूँ। इसमें बताया गया कि एक बालक एक रोटी खा रहा था, डायरेक्ट गर्म रोटी के बीच में छू देता है, उसका हाथ जल जाता है। तो उससे लोगों ने कहा कि तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बेवकूफ़ हो, हैं, जो बीच से रोटी तोड़ के खा रहे हो। गर्म रोटी साइड से खाई जाती है। और यहाँ जो कहानी मिलती है वो खीर को लेके मिलती है, कि एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे को खीर देती है, उसका बच्चा उस खीर को खाने के लिए जैसे बीच में हाथ डालता है, जल जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि मूर्ख, खीर को बीच से नहीं खाया जाता है, साइड से थोड़ा थोड़ा निकाल कर खाया जाता है। क्या तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य जैसे पागल हो? तो ऐसी अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं इन दोनों ग्रंथों में। आगे चलकर जब चंद्रगुप्त मौर्य को इन कथाओं के बारे में पता चलता है, तो उन कथाओं से प्रेरणा लेते हैं, यानी अपनी गलतियों से प्रेरणा लेते हैं। और प्रेरणा ले करके फिर से हमला करता है, कहाँ पर? एक साइड, ठीक है ना, सीधे मगध पर नहीं, एक साइड। और हमला करता है उत्तर पश्चिम भारत पर, जहाँ पर पंजाब होता है, वहाँ पर हमला करता है और पंजाब को जीत लेता है। पंजाब को जीतने के बाद वहाँ की जनता भी उसे सपोर्ट करती है, क्योंकि बुराई बढ़ गई थी, अत्याचार बढ़ गया था। तो उसके बाद जनता के सहायता से वो सिंध पर भी कब्जा कर लेता है। कहा जाता है कि इन दोनों के युद्ध में पर्वतक नामक राजा की इसने मदद ली थी, ठीक है। और आगे चल के परिशिष्ट पर्वन में और मुद्राराक्षस में भी इस बात का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोगों की नंदों का सेनापति था भद्रसाल। भद्रसाल को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? गद्दी प्राप्त कर लेता है, कहाँ की? मगध की, ठीक है ना। और नंदवंश से लड़ाई होती है, भीषण लड़ाई, उस लड़ाई में भी नंदवंश समाप्त, घनानंद समाप्त। मात्र 25 साल की उम्र में 322 BC में यह राजा बन जाता है, ठीक है, मगध साम्राज्य का। और
इसकी राजधानी, अपनी राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र इस समय एक जगह है पटना के पास दोस्तों, बुलंदी बाग और कुम्हार। ठीक है, वहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं, ये आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ बता दूं आपको कि पाटलिपुत्र दो नदियों के संगम पर है, गंगा और सोन। आपसे पूछता है एग्जाम में कि पाटलिपुत्र किस नदियों का संगम पर है, तो क्या बताएंगे, गंगा और सोन। या क्वेश्चन आता है कि सोन नदी किस में मिलती है, तो गंगा में। ठीक है, ये आप दोनों बातें याद रखेंगे, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका राजकीय चिन्ह पहले ही बात कर चुके हैं कि मयूर था। भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी उस समय। ठीक है, और बुलंदी बाग के खुदाई करने में स्पूनर महोदय का बड़ा ही अच्छा सहयोग था। और इसकी बात, एक बात और बता दूं कि प्लूटार्क वगैरह जो है वर्णन करते हैं। ठीक है, जस्टिन प्लूटार्क की इसका महल जो था लकड़ी का महल था और बहुत ही सुंदर महल था। शायद उस ज़माने में उससे अच्छा महल पूरे विश्व में कहीं नहीं था। ठीक है, तो ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, ये बुलंदी बाग और कुम्हार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा का केंद्र क्या था, तक्षशिला। अगर आपके दिमाग में दोस्तों नालंदा आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि नालंदा की स्थापना अभी भी 600 साल बाद होगा। ठीक है, लगभग 600 साल बाद। तो एकदम नालंदा के बारे में सोचिए मत, नालंदा बिहार वाला, उसके बारे में सोचिए मत। यहाँ तक्षशिला है। तक्षशिला कहाँ पर था, आधुनिक पाकिस्तान जो इस समय है वहाँ पे है। ठीक है, इस प्रकार से भारत भूमि पर स्थापित सबसे बड़ा साम्राज्य का निर्माता तथा इसे राजनीतिक एकता और प्रशासनिक व्यवस्था में बांधने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। अतः भारतवर्ष का प्रथम सम्राट भी हम किसे बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए, प्रथम सम्राट की बोला, राष्ट्रीय सम्राट जो है ना वो अशोक को माना जाता है, और प्रथम सम्राट तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसके बाद देखते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में, किसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो इसका साम्राज्य इधर देखिए, हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान, ऊपर कश्मीर, इधर नेपाल, इधर बांग्लादेश, नीचे आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटक, इधर सौराष्ट्र। यहाँ तक इसका पूरा सौराष्ट्र दोस्तों गुजरात को बोला जाता है। पाकिस्तान और ये सारी पता ही आपको, कश्मीर, नेपाल, बांग्लादेश, पूरे भारत के चारों तरफ आप नज़र घुमा लीजिए। नीचे नहीं देखिएगा भाई, ठीक है ना। देखिए 55 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल था। ठीक है ना, जितने में फैला था। बात आती कौन शामिल नहीं था, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कौन शामिल नहीं था। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य यानी सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे चीज़ शामिल नहीं थे। केरल भी नहीं शामिल था और तमिलनाडु भी शामिल नहीं था। ये आपको ध्यान देना है यहाँ से, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, नहीं अदरवाइज आप एग्जाम में क्या करेंगे कि लोग गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं था ये भी आपको ध्यान देना, नहीं वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्लूटार्क वर्णन करता है कि 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौट डाला था। इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे राज्यों की विजय खुद की थी। ठीक है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में एक वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र को उस समय पोलीब्रोथा नाम से भी जानते थे। किसके नाम से जानते थे, अभी तो पटना हो गया ना, तो पाटलिपुत्र को उसमें पोलीब्रोथा नाम से जानते थे। और स्ट्रैबो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस बोलते थे, इसी बन गया पोलीब्रोथा पे पालीब्रोथस, यानी पाटलिपुत्रक कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान देना है। ये बोला था मेगस्थनीज ने, ये बोला था स्ट्रैबो ने। यानी जगह के बारे में मेगस्थनीज ने बोला था और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्ट्रैबो ने बोला था। अब देखते हैं कि सेल्यूकस से युद्ध कैसे होता है। तो सिंगल युद्ध किया था, सिर्फ घनानंद को हराया था, और इतना बड़ा साम्राज्य जीतने के बाद किसी छोटे मरोड़े राजाओं की हिम्मत नहीं थी कि कोई लड़ ले आके। ठीक है, तो इसने अपना शासन खूब अच्छे से चलाया। पूरा जितना अत्याचार हो रहा था उन सारी चीज़ों को ख़त्म करता है, सब सिस्टम बनाता है। ठीक है, एकदम अच्छे से राजपाट चला रहा था भाई। साथ में चाणक्य जैसा प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री थे चाणक्य उनके, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, तो चाणक्य जैसे महान प्रधानमंत्री थे, तो उसके राज्यों में कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। लेकिन 305 से 304 बीसी में हमला करता है सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन था दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि सिकंदर का मृत्यु जब हो जाता है तो बेबीलोन में एक संधि होती है उसके सेनापतियों के बीच। तो आगे चल के फिर विद्रोह होता रहता है, उसके सेनापति बार बार आपस में लड़ते रहते हैं, और लास्ट टाइम क्या होता है, सेल्यूकस सबको हरा करके जीत जाता है और पूरे बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लेता है। सेल्यूकस के मन में विचार आता है कि वो सिकंदर के अधूरे काम को पूरा करेगा, सिकंदर के अधूरे काम को पूरा करेगा, और इस प्रकार से वो काबुल के रास्ते होते हुए सिंधु नदी का रास्ता पकड़ते हुए आ जाता है भारत में। भारत में उसकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। क्या लगता है आपको, 6 लाख की बड़ी सेना है, संभल पाएगा? युद्ध करता है, सेल्यूकस पराजित होता है। ठीक है, सेल्यूकस पराजित होता है। 303 बीसी में संधि होती है। उस संधि के दौरान सेल्यूकस 4 जो है एरिया रहता है, उसका क्षेत्र रहता है, वो इसको देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, कौन कौन सा, एक एरिया, एक का नाम ही है एरिया, ठीक है, हेरात, और एक है अराकोसिया, कांधार, जेड्रोसिया, मकरान। मकरान का पत्थर आपको फेमस सुने होंगे आपने, संगमरमर के लिए फेमस है, राजस्थान के पास पड़ता है। ठीक है ना, पेरिपेस निताई,
काबुल में। और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी ये किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और ये एक राजदूत भेजता है, राजदूत गाड़ी नहीं दोस्तों, ठीक है, राजदूत यानी एक साहित्यकार भेजता है, ठीक है ना, लेखक होता है और उसका नाम रहता है मेगस्थनीज, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, मेगस्थनीज, ठीक है ना। मेगस्थनीज को भेजता है, राजदूत रहता है, और मेगस्थनीज ने इसको सेंड्रोकोट्स नाम से पुकारा है, सेंड्रोकोट्स। तो और इंडिका, इंडिका की रचना किया है मेगस्थनीज ने। तो ऐसा मत सोचिएगा कि राजदूत ने इंडिका बना दिया, ठीक ना। तो इंडिका की रचना किया है और ये भारत में 304 बीसी से 299 बीसी तक रहा। और इसने कुछ वर्णन किया है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है पीसीएस वगैरह में, तो आप देख लीजिए। चंद्रगुप्त के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं रहती थीं जिन्हें अंगरक्षक कहा जाता था या अंगरक्षक दल कहा जाता था। और ये वर्णन कहाँ मिलता है? इंडिका मिलता है। मैं आपको सारा इंडिका का वर्णन बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रशासन समिति कुल 6 समितियों में बटा था, 6 समितियों में नगर का प्रशासन होता था और सेनाओं के लिए भी 6 ही समिति बनी थी। राजस्व 1/4 था, जबकि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है 1/6, ठीक है। तो ये दोनों लोगों में मतभेद है, इसको देखिएगा ध्यान से। उत्तरापथ का वर्णन किया है और इसके बाद सोने की खान थी दर्दिस्तान में, कश्मीर में, जहाँ से सोना निकाला जाता था, बहुत पर्याप्त मात्रा में सोना निकलता था। तो इसका भी वर्णन वही मिलता है इंडिका नामक पुस्तक। उत्तरापथ क्या था? उत्तरापथ माने था कि सिंध जो क्षेत्र था ना, और इधर बंगाल, बंगाल में एक जगह था सोनार गांव, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक रोड बना के रखा था। रोड बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसका निर्माण कराया था। मध्यकाल में इसी रोड को पक्की सड़क में कन्वर्ट कराया था शेरशाह सूरी ने, और रोड का नाम बदल कर रख दिया था शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने, ठीक है ना, 1836 से 1842 के दौरान इसका नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया, ठीक है। तो अभी आपको जीटी रोड पता हो गया। अगर जीटी रोड के बारे में किसी से पूछेंगे तो हर आदमी का बताएगा, केवल शेरशाह सूरी तक की हिस्ट्री बताएगा कि शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था, लेकिन नहीं, इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उत्तरापथ का निर्माण कराया था। तो उत्तरापथ आपको ध्यान देना है, बाद में लोग आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं नकारात्मक सेंस में, जैसे इन्होंने 7 जातियों का वर्णन किया है, ठीक है, 7 जातियों का वर्णन होता है किया, जबकि हम लोगों को पता है 4 ही जाति थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और दास प्रथा नहीं था ऐसा इंडिका में कहा गया, अकाल नहीं पड़ा था ऐसा कहा गया, जबकि अन्य किताबें कहती कि नहीं, दास प्रथा का प्रचलन था और अकाल भी पड़ा था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है। आखिरी पॉइंट्स में लेकर चलता हूँ दोस्तों आपको, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जहाँ से इसके बारे में पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। दोनों बातें आप ध्यान देंगे यहाँ पे। और सौराष्ट्र यानी गुजरात के पास एक झील थी जिसका नाम था सुदर्शन झील, जिसको निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आपको ध्यान देना है। आगे चल के स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगीत समिति का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था? यहीं पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना, स्थूलभद्र। तो जैन धर्म में आपको बताऊंगा ना डिटेल से, तो उसमें बताऊंगा स्थूलभद्र के बारे में और भद्रबाहु के बारे में। हालांकि थोड़ी सी बातें मैं बता देना चाहूँगा आपको। देखिए, स्थूलभद्र तो नाम में स है, तो आगे चल के श्वेतांबर का हेड होंगे। क्या होंगे? श्वेतांबर, ठीक है। और भद्रबाहु ये बनेंगे दिगंबर, ठीक है, दिगंबर। तो श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर लोग नंगे रहते थे। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक ना। तो आइए फिर देखिए, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त किया। और उसके बाद क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन को, ठीक है, अपनी गद्दी दे करके कहाँ चले गए? चंद्रगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है ना, और कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में पड़ता है श्रवण बेलगोला। वहीं पर जाकर 298 बीसी में संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग कर दिया इन्होंने। संलेखना विधि क्या होती है दोस्तों? जैन धर्म में एक विधि चलती है संलेखना विधि, मतलब बिना खाना पीना के अपने प्राणों का त्याग कर देना। तपस्या में बैठिए और लीन हो जाइए, कभी भी आपका प्राण निकल जाएगा। तो ये होती है संलेखना विधि। और ये सिंहसेन हमने पढ़ा, सिंहसेन को गद्दी देकर चला गया, तो आगे चल के हमको सिंहसेन ही मिलेगा। और फिर आगे हमको मिलेगी कहानी किसकी? बिंदुसार की कहानी, ठीक है ना। तो बिंदुसार का वीडियो मैं अगला बनाऊंगा, इसके बाद अशोक का वीडियो बनाऊंगा। इस तरह से हमारा मौर्य कंप्लीट हो जाएगा। तो बिंदुसार तो 10 मिनट का वीडियो होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को खूब शेयर करिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है स्ट्रिंग 91 का। ये सब आप लोगों का प्यार और सहयोग ही है, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़, मैंने आपसे कुछ कहा था कि 1 मिनट मुझे ऐड के लिए दे दिया करिए। पूरा ऐड आप तो या तो देख लिया करिए या तो उस पर क्लिक कर दिया करिए, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़, अगर आप मुझे कुछ भी मानते हैं, थोड़ा सा भी मानते हैं, अपना टीचर, गुरु, भाई, कुछ भी मानते हैं, तो प्लीज़ आप इतना काम मेरे लिए ज़रूर करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब जरूर कराइए।
ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर जितने लोग बढ़ेंगे उतने लोगों को ज्ञान बटेगा। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ इस ज्ञान में सहयोग दीजिए, आपसे मैं यही अपेक्षा करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।